अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स पर अक्स के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, हुकूमत का वक्त अब ख़त्म होने को है। जाते जाते हुकूमत के लिए बहुत से मामलात हैं, जो सबसे बड़ा एक नई हल्का बंदियों और इलेक्शन के डिले का मामला है। इस इलेक्शन के डिले के मामलात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम नून हो, पाकिस्तान की दीगर जो जमातें हुकूमत में हैं या अपोजिशन में हैं, वो बड़ी गहरी नज़र से देख रही हैं। कुछ ख़याल भी हैं कि ये वाकई इंतखाबात जो डीलिमिटेशन के मामलात हैं उसके साथ ही हो जाएंगे या ये तूल पकड़ जाएंगे। आज इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि पिछले 1.5 साल से ये जो हुकूमत तकरीबन कायम रही है, इस हुकूमत ने जो कुछ किया है वो क्या ऐसा है जो अगले आम इंतखाबात में वो अवाम के पास लेकर जाएंगे। क्योंकि ये बार बार बात की जा रही है कि जब से ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत के आने के बाद कीमतें भी बढ़ी हैं, महंगाई में इजाफा हुआ है। अब आम आदमी के लिए वोट की सूरत में जो रिबटल है, जो रद्द अमल है, उसका किस तरह से मुकाबला किया जाएगा हुकूमती जमातों की जानिब से। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे मेहमान नवाबजादा इफ्तिखार अहमद साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया नवाब साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि हुकूमत अब ख़त्म होने जा रही है और उसके बाद अब सिचुएशन इलेक्शन की है। इलेक्शन में इत्मीनान है कि वक्त पर हो जाएंगे? आपकी जमात के बहरहाल वक्त पर इलेक्शन चाह रही थी कि 60 दिन 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए। अब जो सूरत हाल है उसके बाद क्या सिचुएशन है? शुक्रिया जी। देखिए, हम तो पहले दिन से ही पीपल्स पार्टी का स्टांस था कि हम एक दिन भी इलेक्शन ना पहले ना बाद में, हम चाहते हैं उनके एंड टाइम पर इलेक्शन, जो टाइम है उसी के पर इलेक्शन होने चाहिए। पर फिर जब ये सेंसस का मसला आया, आप देखें कि हमने शुरू दिन से हमें तहफुजात थे। हमने बार बार इस पर अपने तहफुजात का इजहार किया। सीएम सिंध ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा और उसमें भी तहफुजात का इजहार किया। यही वजह थी कि 4-5 दफा प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर इसकी डेट्स जो है इलेक्शन कमीशन ने एक्सटेंड की सेंसस की, और उसमें कुछ हमारे तहफुजात तो दूर हुए, मगर हम सेटिस्फाई नहीं थे। और जब अब ये सीसीआई का जब इजलास हुआ तो उसमें जो हमें तासुर दिया गया वो यही था कि एक तो सीटों का फर्क नहीं होगा और किसी प्रोविंस की सीट ऊपर नीचे नहीं जाएगी, और फिर ज्यादातर जो सीटें हैं और उनके डिलिमिटेशंस का जो मसला है वो नहीं उसके ऊपर होगा कि वो अपनी आबादी के हिसाब से उनका वो मुकम्मल है, और कुछ सीटों पर वो जरूर ऊपर नीचे होंगी जहां पर थोड़ा आबादी का डिफरेंस आया है। तो जो जो हमने उससे सीसीआई की मीटिंग में तासुर लिया वो यही था कि इलेक्शंस डिले नहीं होंगे और कोशिश की जाएगी कि इलेक्शन अपने टाइम मुकर्रर वक्त पर होंगे। तो सर, अब आइन के मामलात है, एक तरफ आइन जो है वो इलेक्शन भी वक्त पर कह रहा है, दूसरी जानिब जो है वो हल्का बंदियों का मामला है, वो भी अब आइनी तकाजा है क्योंकि सीसीआई ने उसको अप्रूव कर दिया है। तो अब दोनों चीज़ों के बाद इलेक्शन आप समझते हैं कि वाकई जो 5-6 महीने का वक्त कहा जा रहा है, कोई लोग कह रहे हैं कि 8-9 माह तक ये जा सकता है, अगले साल के बहार के मौसम तक, तो इतना लंबा अरसा निगरान हुकूमत और आप लोग जब इससे बाहर होंगे, मुश्किल नहीं बन जाएगी सर? देखिए, ये सारा अंदाजे हैं। अगर मैं समझता हूँ कि मार्च में 24 में इसका सेनेट का इलेक्शन ड्यू है जी हाँ। और सेनेट मैन भी घर जा रहे हैं और आधा सेनेट भी घर चला जाना है, तो वो हाउस भी ना मुकम्मल होगा। उससे उसके लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा दिसंबर तक इलेक्शंस में जाएं और जनवरी में नई पार्लियामेंट जो है वो वजूद में आए, क्योंकि चारों सूबाई असेंबलीज और कौमी असेंबली मुकम्मल होगी तो सेनेट के इलेक्शंस होंगे और चेयरमैन सेनेट बनेगा। फिर प्रेसिडेंट का जो है वो भी इंतखाब होना है, तो वो भी उसका भी इलेक्टोरल कॉलेज यही है कि चारों सूबाई असेंबली, सेनेट और कौमी असेंबली। तो ये आईनी तकाजा भी है। और आपको याद होगा कि जब पिछली दफा जो सेंसस पे इलेक्शन हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने 1 से ज्यादा दी थी और आइंदा के लिए पाबंद किया था कि नई सेंसस के तहत
फिर पीटीआई गवर्नमेंट में खान साहब ने अपनी काबीना में इस नई सेंसस की अप्रूवल कराई थी, और उसके ऊपर फिर उन्होंने अमल न किया, और फिर आके ये जो मखलूत हुकूमत थी, इन्होंने उसके ऊपर आकर वो कदम उठाया और सेंसस की तरफ हम लोग गए। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन दिन रात इसके ऊपर वर्क करेगा, और ज्यादा हल्के जो है उन पे मेरे ख्याल है उन्हें वो ऊपर नीचे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जहाँ थोड़ा आबादी का डिफरेंस आया है तो वहां पर वो हल्के थोड़ा बहुत उनका मसला बनेगा, तो मेरे ख्याल है इतना टाइम जरूरत नहीं होगी उन्हें। सही। तो सर आप इस वक्त वज़ीर आज़म के भी मुआविन ख़ुसूसी हैं, आप अपनी जमात के मेंबर असम्बली भी हैं, तो ये जो निगरान हुकूमत के मामलात हैं ये खुश उसलूबी से हल होने की पोजीशन में है? जी हाँ, देखें, आईनी तकाजा तो यही है ना कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठ जी के हाँ। फाइनल करेंगे। तो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनके साथ भी मुख्तलिफ जमातें हैं, जीडीए है, जमात इस्लामी है, और पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान हैं, उनके साथ उन्होंने अपना फाइनल करना है, और नाम जो है उन्होंने देने हैं लीडर ऑफ द हाउस के साथ बैठ के डिस्कस करना है। और फिर लीडर ऑफ द हाउस जो है उन्हें भी, उनके साथ भी इत्तेहादी जमातें हैं, उनके साथ बैठ के उन्होंने करना है। तो मेरा अंदाजा है कि ये कल जो है ये फाइनल हो जाएगा, और कल किसी टाइम जो है वो नाम सामने आ जाएगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का। तो सर ये भी अब इल्ज़ाम हो रहा है कि आपकी हुकूमती जमातों पर भी, अपोजिशन पर भी, कि अब जितना जितना जिस जिसका कोटा था और जिस जिसकी जो जो वजारत थी उसी हिसाब से निगरान हुकूमत में भी आप लोगों की ही जमातों को वजारतें भी मिलेंगी और आप लोगों को वैसे ही कोटे के हिसाब से चीज़ें होंगी। क्या ऐसा ही है? देखिए, जाहिर सी बात है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन जब बैठ के ये चीजें फाइनल करेंगे, तो जाहिर है दोनों पार्टीज की तरफ से विद इन द हाउस जो तजवीज दोनों नुमाइंदगी कर रहे हैं हाउस की, और अपोजिशन की भी और ट्रेजरी बेंचेस की भी, जी। तो उन्होंने बैठ के इसका फाइनल करना है, और उन्हीं ने जो नाम देने हैं वही कैबिनेट भी जाएंगे, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी होंगे जी। तो सर ये तो फिर गैर जानिबदार नहीं होना चाहिए? निगरान वज़ीर आज़म से लेके उनकी काबीना तक उनका काम तो इलेक्शन करवाना है, या ज़रूरी मामलात जो रियासत के हैं वो, अगर वो नाम ही आपने देने वही चीज़ें होनी, तो फिर तो अगले आने वाले इलेक्शंस पर भी और आप लोगों पर भी जानिबदारियत का एक नहीं निशान बन जाएगा? देखिए, ये आइन कहता है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठ के तय करेंगे। जो वज़ीर तो आज़म के हवाले से, अगर वज़ीर आज़म खुद जी करेगा ना वजीर सर अपनी आजम, काबीना? देखिए जब ये वजीर आजम के हवाले से तय करेंगे, तो जो वजीर आजम होगा वो अपने हिसाब से अपनी काबीना लेगा लेगा ना, कि इनका काम सिर्फ निगरानी करना है, और डे टू डे जो बिजनेस है उसे उसे देखना है, सही। और बाकी जो मामलात हैं उससे तो इन्होंने नहीं टच करना ना। सही। अच्छा नवाज साहब, अभी वज़ीर ख़ारजा और आपकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब का हवाला दिया उन्होंने, जरदारी साहब जो सियासत का मामला वैसा करें कि जो उन्होंने सियासत की वैसी ना हो कि मरियम साहिबा और बिलावल साहब जो है वो अगले आने वाले वक्त में वो सियासत, वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस तरह की वो सियासत का चलन चाह रहे हैं जो माजी में नहीं हुआ और आगे वो होना चाहिए जो माजी में ना हो सका? देखें, आप अगर 90 की दहाई देखें हम्म। तो उसमें जो माहौल बना हुआ था पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, जी। फिर ये जाकर जब COD जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, नवाब नसरुल्लाह खान साहब ने दोनों पार्टीज को बिठाकर और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कराया, और इन्हें एक उसके ऊपर मेज पे बैठ कर बिठाया, और इनके दरमियान ये एग्रीमेंट कराया कि ये एक दूसरे का टेन्योर जो है उस पे पॉलिटिकली वो करेंगे, जातियात तक नहीं जाएंगे, हम्म। और किसी तालिब मजमा को मौका नहीं देंगे, जमहूरियत को नुकसान नहीं करेंगे, और जो साबका कर चुके थे उस पर एक दूसरे से माजरत करें। तो उसी को चेयरमैन साहब ने उसी तरफ इशारा किया है कि हमें चार्टर ऑफ डेम वो जो दौर था हमें उससे वापस नहीं लाना। हम जो न्यू जनरेशन आगे आ रही है, चाहे वो मरियम साहबा के हवाले से या बिलावल साहब के हवाले से, उन्हें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आगे लेकर चलना है, और जमातों को भी
और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी इसमें शामिल करना चाहिए, ताकि हर कोई अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करे। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था या लॉन्ग मार्च था या हमने दूसरे मार्चेस किए, जी हमने उस पैरामीटर के अंदर कि जमहूरियत को नुकसान ना हो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से हम लोग बाहर ना जाए, और किसी तीसरी फोर्स को हम ये मौका ना दें कि वो आकर जमहूरियत का तख्ता उलट दें। तो इन सारी चीजों की तरफ चेयरमैन साहब ने कल बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये इस तरफ इशारा भी किया, और तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने दावत भी दी कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो पहले हुआ है उसमें शामिल होना चाहें। अगर वो नया करना चाहते हैं तो हम नए के लिए तैयार हैं। लेकिन नवाब साहब, ऐसा ये भी लग रहा था उनके तासुर के, उन्होंने कहा कि बिलावल और मरियम, तो क्या ये मौरूसी सियासत का एक इस्तारा नहीं बन रहा है कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमारे आने पे, कि एक तरफ मरियम साहबा जो शरीफ ख़ानदान की सियासत को लेकर आगे, लेगेसी को लेकर, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब भुट्टो ख़ानदान की सियासत को लेकर आगे चलें, तो ये मौरूसी सियासत का एक मज़र नज़र आ रहा था कौमी असम्बली में? नहीं, देखिए उनका ये, अब उन्होंने जब मिसाल देनी थी कोई नाम तो लेना था। उन्होंने तो ये भी कहा कि नौजवान जो है वो मायूस है, हमें उससे भी दोबारा वो उससे होप दिलानी है। तो उन्होंने वो मिसाल के तौर पर वो नाम दिए, और अगर आप में टैलेंट है या आप इस पॉलिटिकल सोच रखते हैं, आप अवेयरनेस रखते हैं, आप अपनी पार्टी को लीड कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई मारूसी सियासत, इसे आप नहीं कह सकते थे कि जो है वो हर कीमत पर ही। अब आप देखें कि तो इंडिया में जो सबसे बड़ी जमहूरियत है वहाँ भी आप देख लें, या और जगहों पे जहाँ पर उनमें ये चीज एहलियत थी, अमेरिका में देख लें, बाकी जगहों पे देख लें, अगर कैनेडी में एहलियत थी या उसके और आने वालों में एहलियत थी तो वो लोग सामने आए, या फैमिली को, इस तरह और भी बहुत सी मिसालें हैं। अगर टैलेंट है तो बिल्कुल उन्हें आना चाहिए, उसके ऊपर कोई ये पाबंदी नहीं है। सही। अच्छा नवाब साहब, एक चीज़ जो है, अब भी सब बातों पर इत्तेफाक हो रहा है, मुस्लिम नून का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जमीयत उलमा इस्लाम का भी किसी तरह से, तो क्या अगले इलेक्शन में भी कुछ सीट एडजस्टमेंट के मामला, ख़ास तौर पर आप जनूबी पंजाब में जो है वो मुतहर्रिक हैं, बल्कि ख़ास से मुश्किल इलेक्शन में भी आपने कामयाबी उस वक्त भी हासिल की मुजफ्फरगढ़ से, तो ये कोई आपकी जमात मुस्लिम नून या कोई और सीट एडजस्टमेंट के मामला भी होंगे? देखिए, मैं ये फैसला लीडरशिप ने करना है, मगर अगर आप मेरी जाती राय कहें बिल्कुल। तो मेरी जाती राय ये है कि हमें सीट एडजस्टमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा। हमें अपने मुकाम पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। हाँ, इलेक्शंस के बाद, क्योंकि अब कोई एक जमात जिस गंभीर सूरत हाल में मुल्क फंसा हुआ है, जिस दलदल में, इसे निकालने के लिए कोई एक जमात जो है वो ये काम नहीं कर सकती जब तक तमाम जमातें इकट्ठी ना हो। उसके बाद फिर बेशक बैठे, कोलिशन गवर्नमेंट बनाए और अपने सीटों के हिसाब से तमाम बैठकर जिसकी ज्यादा सीटें हैं वो प्राइम मिनिस्टर ले आए, बाकी सारा जिस तरह आप इन्होंने 15 महीने चलाए हैं, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो इसी तरीके से मैं जाती तौर पर सीट एडजस्टमेंट के हक में नहीं हूँ। कि आप ये देखिए कि साउथ पंजाब के अंदर जैसे भी हालात थे, हमने 5-6 सीटें वहां पे निकाली, मगर 12 से 13 सीटें ऐसी थी जिस पर हम रनर अप थे। और जिस तरह भी वो इलेक्शन थे, वो अब उस बहस में जाना मुनासिब नहीं है कि वहां पर हमें वो सीटें हमें हराई गई, और हम रनर अप थे, नून वगैरह बाकी सब जमातें हमारे पीछे थी। तो हमारा कोई इतना वो ग्राफ वो नहीं है कि हम सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाएं, तो या कोई नवाब साहब अभी पंजाब के अगर तीनों हिस्सों को देखें, अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि कुछ सीटें भी आपने निकाली, बाकी पे रनर अप भी थे, बड़ा स्ट्रॉन्ग मुकाबला था आपका, ख़ासतौर पे आपका डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ भी हो जाए, रहीम यार खान हो जाए, वहाँ तो आप लोगों की खासी मजबूत पोजीशन भी रही। लेकिन अब की बार जब लाहौर में डेरे भी जरदारी साहब डाले हुए हैं, जनूबी पंजाब पे बड़ा टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बनने के बाद और अब अगले आने वाले मामलात में आपकी पार्टी की पोजीशन जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे क्या हो? देखिए, मैं ये कहूंगा कि मैं जाती तौर पर सीट एडजस्टमेंट की तरफ नहीं जाना चाहता हूं। हमें अपने मुकाम पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। हमें अपने मुकाम पर इलेक्शन लड़ने के लिए कोई एक जमात जिस गंभीर सूरत हाल में मुल्क फंसा हुआ है, जिस दलदल में, इसे निकालने के लिए कोई एक जमात जो है वो ये काम नहीं कर सकती जब तक तमाम जमातें इकट्ठी ना हो। उसके बाद फिर बेशक बैठे, कोलिशन गवर्नमेंट बनाए और अपने सीटों के हिसाब से तमाम बैठकर जिसकी ज्यादा सीटें हैं वो प्राइम मिनिस्टर ले आए, बाकी सारा जिस तरह आप इन्होंने 15 महीने चलाए हैं, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो इसी तरीके से मैं जाती तौर पर सीट एडजस्टमेंट के हक में नहीं हूँ कि आप ये देखिए कि साउथ पंजाब के अंदर जैसे भी हालात थे, हमने 5-6 सीटें निकाली, मगर 12 से 13 सीटें ऐसी थी जिस पर हम
देखिए हम समझते हैं कि हमारा जनूबी पंजाब में माशाल्लाह बहुत अच्छा वोट बैंक है, और हम अब भी पर उम्मीद हैं कि हम सीटें निकालेंगे। हमारा मुकाबला किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं। हम इलेक्शंस में जा रहे हैं, हमारा मुकाबला है गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और ये महंगाई के खिलाफ। और जो ये पिछले 4 साल में जिस तरह नफरत के बीज बोए गए हैं, और जिस तरह ये एक हेट पॉलिटिक्स थी सारी, हम इसके खिलाफ इलेक्शंस में जा रहे हैं। और हम अपनी हमारी जो अपनी कारकर्दगी है, हम्म। मरकज में जो हमारे पास वजारतें थी, या सिंध में जहां हमारी गवर्नमेंट थी, हम्म। आप हमारा सिंध में ग्राफ देख लें, सिंध में हमारी गवर्नमेंट्स देख लें। अब वहां पर जो कुछ सीटें हमने इसमें सेंटर जो था नेशनल 23 असेंबली इसमें जी। या वहां पर वो लोग उन्होंने हमें तकरीबन 90%, 95% लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। आप हमारी वहां पे कारकर्दगी देख लें, चाहे हेल्थ में हो, NICVD हमारे हॉस्पिटल्स हो, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं वो। मुंबई में आप देखें, जिगर का हमारा हॉस्पिटल देखें, हमारे वहां पे कैंसर के हॉस्पिटल देखें, साइबर नाइफ के दुनिया में 3-4 ही सिर्फ हैं। और फिर ये तमाम जो हैं, ये वहां पर जो काम कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सिर्फ वहां पर पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है, बाकी कोई चार्जेस नहीं है इनके इनके ऊपर। तो हमारा अच्छा, इसी तरह हमारा वहां पे एजुकेशन में वो सर अभी मैं आपने कता देखा कता कि कलामी की माफ़ी चाहूँगा, पाकिस्तान के कार्ड ही सर, वहाँ तो अफ़गानिस्तान से भी लोगों के इलाज हुए हैं। तो वहाँ तो बहुत से बाहर, जो बाहर से अफ़गानिस्तान से इलाज कराने पाकिस्तान से आते हैं, उनके भी इलाज हुए। ये मैं बरमला इज़हार करता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा इकदाम सिंध गवर्नमेंट में वो चल रहा है। तो न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैरून मुल्क जो लोग मौजूद हैं, यानी कि गैर मुल्की, उनके भी इलाज हुए हैं। जी सर कंटिन्यू कीजिएगा, मैं माफ़ी चाहूँगा मैं आपको इस रोका। जी मेहरबानी। अच्छा, ये देखिए कि इसके साथ साथ हमने सिर्फ इसमें नहीं, हमने अब राज्य में आपने देखा स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है, हम्म। उसका वो क्या वो लेकर लेकर आए हैं। और वहां पर तकरीबन 2 लाख से ज्यादा नौजवानों को नौकरी के मौके मौसर आएंगे। अच्छा, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है, एक अंदाजे के मुताबिक मोर देन $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। इसी तरीके से हमारा आप देखें कि थर प्रोजेक्ट जो है उसे हम मजीद एक्सटेंड कर रहे हैं, ताकि वहां पर भी नौकरियों के जो है नौजवानों के लिए वाकई निकले। हम्म। अच्छा, ये CPEC जो है जरदारी साहब का तोहफा था, इसे भी हम एक्सटेंड करने की तरफ वो कर रहे हैं। और फिर आपने ये लेटेस्ट देखा जो इनकलाबी प्रोग्राम, मैं समझता हूँ कि ये दुनिया में अपनी नौयत का इनकलाब है जो सिंध के अंदर, कि पिछले साल जब बारिशें आई, फ्लड आए, तो वहां पर 20 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए। हम्म। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया, 1 साल के अंदर हमने, हमारा वो PTI वाला नहीं था कि हम 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देंगे। हमने अमलन करके दिखाया कि 50,000 घर अब पिछले दिनों, पिछले हफ्ते चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनके मालकान के हवाले किया और खवातीन को दिए, ताकि उनमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो सके। और फिर साथ ही उन्हें मालकाना हकूक दिए। आपको याद होगा कि ये 70 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो भुट्टो साहब ने 5 मरला स्कीम और ये जी। मालकाना हकूक इंट्रोड्यूस किए थे। तो उसके बाद ये सिंध में पहली दफा ये चीज हो रही है, और इंशाल्लाह 24 में हम ये 20 लाख घर देने की पोजीशन में इंशाल्लाह होंगे सही। पूरे। अच्छा, लेकिन सर ये तमाम तर चीज़ों के बावजूद अब जो महंगाई की सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब आपकी हुकूमत आई तो डॉलर जो है वो 250 से 350 चला गया। आपके दौरे हुकूमत आया तो 150 का पेट्रोल जो है वो 350 पे चला गया। चीनी, आटा, गरीब आदमी के लिए जो बुनियादी सी चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हुई हैं। तो फिर इन तमाम तर चीज़ों के बाद आप जब इलेक्शन मुहिम में जाएंगे, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लेकर जाएंगे कि हमने ये 1.5 साल में किया है तो वोट आपको मिले? आप देखिए, थोड़ा सा मैं अगर इजाजत दें तो मैं आपको जरा डिटेल में बात कर दूं। जी सर। देखिए, एक तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम कर रहे थे, तो दो चीजें हमारे सामने थी। एक अपनी सियासत बचाना था, एक मुल्क बचाना था। खान साहब ने जो हशर किया 3.5 पौने 4 सालों में मुल्क के साथ, जब ये इसके साथ अपना IMF के साथ मुआहदा कर रहे थे, जिसके बारे में बार बार फरमाते थे कि मैं खुदकशी कर लूंगा मगर ये मुआहदा नहीं करूंगा। हम उस वक्त भी उन्हें बार बार असेंबली के अंदर ये बावर करा रहे थे
कि ये 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हाउस है, खुदा के लिए जो एग्रीमेंट आप करने जा रहे हैं वो असेंबली के अंदर लेकर आए, मगर उन्होंने वो ना लाए। एक एक दिन में 2-2 मिनट के अंदर 70-70 उन्होंने वो बिल पास कराए और बुलडोज करके उन्होंने IMF का ये प्रोग्राम वो कर दिया। अच्छा, इसके नताइज हमें नजर आ रहे थे, और जब हमने ये टेक ओवर किया तो उस अदम इत्माद, ये पहली दफा था कि ना सुप्रीम कोर्ट ने किसी को निकाला था, जी ना किसी सदर ने 58(2)B का इस्तेमाल किया था। खालिस्तान आइन 73 के आइन के तहत असेंबली ने पहली दफा 76 सालों में अपना आईनी हक इख्तियार इस्तेमाल किया और इन्हें इक़्तिदार से निकाला। फिर हमारे लिए दो बातें मैंने पहले की कि या अपनी सियासत बचा लें या मुल्क बचा लें। हमने तरजीह दी मुल्क बचाने को। फिर आपने देखा कि जब ये जा रहे थे अक्टूबर नवंबर, तो इन्होंने कहा कि जी हमें मालूम था कि हम जा रहे हैं। ये मुख्तलिफ इंटरव्यूज में साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब और इनके मिनिस्टर्स ने बार बार कहा कि हम बरूदी सुरंगें बिछा कर आए हैं, ये 4 दिन नहीं चल सकेंगे, मुल्क डिफॉल्ट होगा और जल्द श्रीलंका की तरह खुदा न खास्ता ये मुल्क डिफॉल्ट होके खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर आपने देखा कि अल्लाह ने करम किया कि मुल्क डिफॉल्ट भी ना हुआ, ना ये श्रीलंका बना। हम जो IMF के साथ जब पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही थी, डीजल की ऊपर जा रही थी, इन्होंने एकदम गिराई। वो सारी वे बरूदी सुरंगें थी जो इन्होंने बिछाई, और उस जो मुआहिदा इन्होंने किया पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिए बगैर सारा कुछ, फिर उस मुआहिदे से भी हट गए। और फिर जो हशर हुआ और जिस तरीके से ये जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, इसे IMF के साथ भी दोबारा सारा वो उस मुआहिदे को दोबारा बहाल कराना पड़ा और बाकी सारी चीजें हुई। इसमें सारी चीजें हुई हैं। आप ये देखें कि हमें जब 2 दफा मौका मिला है, हमने तकरीबन मुख्तलिफ औकात में 35 रुपए के करीब हमने पेट्रोल डीजल सस्ता भी किया। और अब जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ऊपर जा रही है, हमें एहसास है कि महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से लोग परेशान हैं, उन्हें सारा। मगर दूसरी तरफ ये था कि जो जिन हालात में, जिस दलदल में ये छोड़ गए थे, हमने 15 माह में कोशिश की कि उस दलदल से मुल्क को निकालें, डिफॉल्ट से मुल्क को बचा लें। और जिस तरह ये उम्मीद कर रहे थे, ये बरूदी सुरंगें हम बचा गए, ये मुल्क श्रीलंका बनेगा, हमने उससे भी मुल्क को बचाया है। तो इंशाल्लाह ताला हम जब कैंपेन में जाएंगे, हमारी कोशिश होगी कि लोगों को ये सारी बातें समझाएं, लोगों को बताएं कि पिछले 15 साल में जो कुछ हम कर सके। हम गुर्बत के खात्मे के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हमने 70% इजाफा किया है, और नई एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एक बेनजीर रजिस्ट्री हमने शुरू किया है, और उसमें खवातीन और बच्चों की नश्ो नुमा के लिए भी हमने वो किया है सारा। तो इसमें हमने, और उसके पैसों का भी महंगाई की वजह से उनके पैसे भी हमने बढ़ाए हैं, सारा किया। सही। तो जो कोशिश हो सक रही है, और इसी तरह डेवलपमेंट की तरफ भी हम आए हैं। आपने देखा कि डेवलपमेंट जो रुकी हुई थी, और फिर जिस तरीके से CPEC को स्लो डाउन किया गया था, और चाइना हमसे नाराज था, सऊदीया जैसा हमारा दोस्त इस्लामी मुल्क वो हमसे खफा था। इस्लामी ममालिक तुर्की और मलेशिया के साथ जो हमने सलूक किया, कमिटमेंट करके उनकी कॉन्फ्रेंस में गए, उनकी सुनकी हुई, वो हमारे से नाराज थे। मिडल ईस्ट के ममालिक हमारे से, यूरोपियन कंट्री, तो हमें तो अंदरूनी मुल्क भी माल संभालना पड़ा। और कोलिशन गवर्नमेंट ने जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में अंदरूनी मुल्क भी एक पूरे तरीके से हमने संभालने की कोशिश की। और फिर इंटरनेशनल लेवल पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह मेहनत की कि दोबारा CPEC का स्टार्ट कराया, चाइना को दोबारा ट्रैक पर लेकर आए, सऊदी अरब को, मलेशिया, तुर्की को, मिडल ईस्ट को, खासतौर पे यूरोपीय यूनियन, वहाँ पर जिस तरीके से जो सर्वमैरी का मुजाहरा हुआ, जब इंडिया ने 370 आर्टिकल उसके खत्म किया और 35A में तरमीम की उन्होंने कश्मीर वाले मसले में। और ये मोदी और इमरान खान साहब डोनाल्ड ट्रंप के पास गए, और वापसी पर आकर जिस तरह उन्होंने कहा कि जी मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ दूसरी दफा, तो ये सारी चीजें थी। फिर आधा घंटा लोगों को बाहर सड़कों पर ठहरा के कि जी सर अब ये तमाम तर चीज़ें जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो फिर अब देखना है कि इसका
रद्द-ए-अमल लोगों तक कैसे और अमल कैसे वो पहुंचता है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब ने कहा कि दो हक़ व सदाकत की शहादत सरे मक़तल। तो सर आपके अपने जो भाई हैं नवाबज़ादा साहब मंसूर साहब, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए, तो अब आपको उनको भी हक़ व सदाकत की तरफ लाने का प्लान है क्या? आगे उनका क्या असर है? पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, नई जमात की तरफ आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, किधर क्या प्लान है आपके घर में? देखिए जमहूरियत है, उन्हें पूरा है कि उन्होंने नवाज साहब के बाद पीडीपी को हेड कर रहे थे वो, जी हाँ। तो उन्होंने पीटीआई में जम की और उन्होंने ज्वाइन किया पीटीआई को, जी हाँ। और अब भी वो पीटीआई में है। मैं शुरू से इसमें पीपल्स पार्टी में 13 में भी पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़ा, जी हाँ। 18 में भी मैं पीपल्स पार्टी के उस पर, और अब इंशाल्लाह ताला 23-24 का जो इलेक्शन है ये भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया नवाब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद साहब। और मामला ये है कि अब अगले आने वाले इलेक्शन में और इलेक्शन की तैयारी में किस तरह से